नमस्कार। उत्तर प्रदेश के दादरपुर से एक वीडियो सामने निकल कर आ रहा है जिसमें कुछ एक गांव के लोग दिखाई दे रहे हैं। ये इटावा जिले के दादरपुर गांव का वीडियो है जहां पे कुछ लोग हैं जो कि ब्राह्मण समाज से हैं और वो एक व्यक्ति है जो कि कथावाचक है। उससे उसकी जाति वगैरह पूछते हैं और उसके बाद जब उनको पता चलता है कि वो यादव है तो उसके बाद उसको असॉल्ट करते हैं और उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है। भाई ले रहे पिंडिया भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। हाँ बस मार हटाओ बंदी है महाराज खड़े पूरे बटवारे पर चल रहा ये मेन वाले के सबसे पहली बात यह है कि मैं इस वीडियो से क्या ऑब्जर्वेशन निकाल पा रहा हूँ, जरा उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में आप एक व्यक्ति को बोलते हुए सुन सकते हैं कि तुम्हें याद रहना चाहिए कि तुम ब्राह्मण के गांव में आए हो। चाहिए कि ब्राह्मण के गांव में आए के तुमने मतलब जो करो और तुम ये जो कर रहे हो ये तुम्हारी सजा है। तो इससे आप एक चीज तो समझ सकते हैं, जो डिफरेंस है कास्ट का वो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये गांव जो है ये ब्राह्मणों का है और तुम एक यादव हो और एक तुम हमारे गांव में आए हो। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्टेक्ट का केस है कि भाई आप हमारे गांव में आकर के वो कथावाचन कर रहे हैं और ये गलत है। तो उसके खिलाफ एज अ पनिशमेंट उनने ये किया है। इस वीडियो से ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। अब आपने एक कास्ट सिस्टम के बारे में एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, प्योरिटी और पोल्यूशन का। तो कुछ काम है जनरली जिनको प्योर कंसिडर किया जाता है, जैसे कि कथावाचन, शिक्षण और ऐसे बहुत सारे काम। जबकि कुछ काम ऐसे हैं जिनको पोल्यूटेड कंसिडर किया जाता है, जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग। अब आप देखेंगे कि प्योर जॉब्स जो हैं वो सवर्ण कर रहे हैं या फिर पुराने कास्ट सिस्टम के हिसाब से सवर्ण किया करते थे, और जो मिनियल जॉब्स थी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग है, किसी मरे हुए जानवर को उठाना है, इस प्रकार के काम हमेशा दलित किया करते थे। पर इस केस में आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो पर्सन है और जो वर्क है उन दोनों का नेचर जो बनाया हुआ सिस्टम है उससे मैच नहीं कर रहा है। यानी कि ऐसे समझिए इसको कि ब्राह्मण ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो यादव है वो इस काम से, बिकॉज द कास्ट इज कंसिडर्ड नॉट टू बी अ प्योर कास्ट, इट कंसिडर्ड अमॉन्ग द वंस दैट आर पोल्यूटेड, इसके बावजूद द वर्क ही इज डूइंग इज ऑफ द प्योर नेचर। तो आप एक चीज समझिए कि वो व्यक्ति यहाँ पर जो काम कर रहा है वो कोई पोल्यूटेड नेचर का काम नहीं है। इसका मतलब आप एक चीज समझेंगे कि वो काम जो है वो पूरे तरीके से प्योर काम है। पर दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि ये प्योर काम को कर कौन रहा है। अ प्योर वर्क इज बीइंग डन बाय अ पर्सन हु इज नॉट कमिंग फ्रॉम द प्योर कास्ट और द कास्ट विच आर सपोज्ड टू डू दैट प्योर जॉब। इसके कारण यहाँ पर एक प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो काम वाला सिस्टम है ना, ये सीधे सीधे कास्ट हायरार्की से लिंक्ड है। ये अपने आप में एक एविडेंस है, क्योंकि अगर काम में ही है कि भाई प्योर काम करने वाला अच्छा कहलाता है और पोल्यूटेड काम करने वाला खराब कहलाता है, जैसा कि कहा जाता है कि भाई कर्मा थ्योरी की बात है कि आप जैसे काम करोगे आप उसी जात के कहलाते हो। तो फिर इस हिसाब से तो अगर वो यादव व्यक्ति एक प्योर काम कर रहा है, ब्राह्मणों का काम कर रहा है, तो फिर तो यादव आइडेंटिटी का कोई चक्कर ही खत्म हो गया। पर इसके बावजूद उसको मारा जाता है, उसको असॉल्ट किया जाता है, उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है। दिस शोज कि द प्रोफेशन इज लिंक्ड विथ द कास्ट इन विच यू आर बोर्न इन एंड इट इज नॉट लिंक्ड विथ कि भाई आप कौन सा काम करने लग गए या आप कौन सी स्किल को ग्रैब कर लेते हैं। इस वीडियो में आप एक चीज और देख रहे होंगे कि जब वो विलेजर्स उसका पूरा सब कुछ कर देते हैं तो उसके बाद वो एक नारा लगाते हैं, बोल बजरंग। अब इस नारे में अपने आप में दिक्कत नहीं है। दे ह्यूमिलिएटेड हिम एंड दे देन चैंटेड द नेम ऑफ अ गॉड। अब इसके साथ मुझे क्या समस्या समझ में आती है कि ये करने के बाद इससे ऐसा समझ में आ रहा है कि मानो ब्राह्मणों को लगा हो कि जैसे कुछ सेट सिस्टम है जो कि भगवान के द्वारा ऑथोराइज्ड है और वो सिस्टम बिगड़ रहा, पर हमने उसको रिस्टोर किया है। किस फॉलो अप में, किस क्रोनोलॉजी में वो नारा लगाएगी गया। दे आर थिंकिंग एज इफ दे हैव रिस्टोर्ड समथिंग which was wished by God himself। इस वीडियो में एक चीज और जो बड़ी सामने निकल कर आ रही है कि आपने दोस्तों आमतौर पर देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति को जब किसी भी तरीके की हीनियस एक्ट के तहत मेट आउट किया जाता है या किसी को ह्यूमिलिएट किया जाता है तो वो कुछ ना कुछ उसका रिस्पॉन्स देता है, ही अपोजेज इट, या उसमें वो कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि वो जो यादव व्यक्ति है, उन ब्राह्मणों ने जैसे जो कुछ भी बात कह दी उसको बिल्कुल वो मान लेता है और उसके बाद ही सीम्स लाइक एज इफ ही इज सरेंडरिंग वेरी पोलाइटली, जैसे वो भी ना उनके कामों को जस्टिफाइड मान रहा है। हो सकता है मेरा ये ऑब्जर्वेशन गलत हो। वो बड़े चुपचाप जाकर अपने फेस में एम्प्टी एक्सप्रेशन लिए, उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, पर वो चुपचाप जाता है और जैसे
से मतलब खुद ही उसने सर झुका लिया, अपना हेड डाउन कर लिया और उसके बाद उसके बाल कट रहे हैं। खुद ही जा जाकर चुपचाप पैर छू रहा है, उसके मुंह से एक भी चू से चा नहीं निकल रही। इससे ऐसा लगता है कि मानो वो खुद ही मान गया हो कि हाँ यार मैंने गलत काम किया। अब क्या पता किन कारणों से उसकी हो सकता है कंडीशनिंग ऐसी हुई हो, माहौल ऐसा हो जिसमें वो ऐसा मानता हो। मुझे ऐसा लगता है इससे, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। और बहुत ही टिपिकल ऑब्जर्वेशन जो मुझे यहाँ से निकलकर समझ में आ रही है वो मैं ये देख रहा हूँ कि जब भी आप देखते हैं कि इस टाइप का कोई गुनिज्म होता है ना, कि कहीं पर कोई ग्रुप इन्वॉल्व है, तो उन ग्रुप का कोई लीडर होता है। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ हिंदू संगठन, आप न्यूज रिपोर्टिंग में भी देखते हैं कि कई बार ऐसी घटनाओं में वो हिंदू संगठन नाम देते हैं उन ग्रुप्स को, यानी कि वो किसी संगठन के ही लोग होते हैं। पर इस केस में यू कैन सी अ स्टार्क डिफरेंस, दे आर वेरी जनरल विलेजर्स। ये एक ऐसा केस नहीं है कि जहां पर सिर्फ कुछ लोग इन्वॉल्व हैं या फिर कोई हायरार्की है ऊपर से जो फोर्स कर रही है कि आपको माने, या फिर इसका कोई विरोध हो। विलेजर्स में जनरल एक कंसेंसस सी नजर आ रही है कि हाँ भाई इसने गलत किया है। ये कोई ग्रुप नहीं है कि भाई कोई ग्रुप के लोग आए और वो उनका काम ही यही है, विजिलेंटिज्म जो होता है उनका काम ही यही है और इसलिए वो ये कर रहे हैं। ये लोग तो आम विलेजर्स हैं, नॉट फोर्स्ड बाय समवन टू डू दिस। इस वीडियो को देख के एक चीज और मुझे समझ में आ रही है कि दोस्तों, जब आप देखते हैं कि किसी लीगल सिस्टम में जब किसी को पनिश किया जाता है तो एक चीज का खास ध्यान दिया जाता है कि पनिशमेंट होती है, ह्यूमिलिएशन नहीं होता है। जुर्माना होगा या फिर आपको जेल होगी। पर जब इस तरीके के ये जो वूंड्स होते हैं, पर्टिकुलर इन केसेस ऑफ कास्ट, आप हमेशा ये देखेंगे कि सजा के तौर पर एक ऐसी सजा दी जाती है जिसमें आमतौर पर ये सामान्य सजाएं इंक्लूड नहीं होती है। बल्कि आप इस केस में भी बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि पहले तो उस व्यक्ति के बाल काटे गए हैं, सर मूंड दिया गया है। इसके बाद आप देखते हैं कि उसको वहां पर गाली भी दी जा रही है, बताया भी जा रहा है कि ये तुम्हारी सजा है कि तुम ब्राह्मण के गांव में आके जो ऐसा कर रहे हो। कि महिला है, उनका मूत्र लाया गया, मेरे सर पर छिड़का गया। अपने मूत्र बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। तो आप इन पनिशमेंट्स के नेचर से एक चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि जानबूझ के ह्यूमिलिएशन की कोशिश की गई है। ह्यूमिलिएशन की कोशिश किसी को तब की जाती है जब मैं पहले से मान बैठा हूं कि मैं उससे ऊपर का हूं, आई एम समहाउ सुपीरियर टू द पर्सन एंड द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी और whom I am targeting is not of my level, या वो मेरे स्टेटस का नहीं है, वो मेरे से इंफीरियर है। तो अपनी हेजीमनी या अपनी सुपीरियोरिटी को एक तरीके से चस्पा करने के लिए, दिखाने के लिए इस तरीके की पनिशमेंट्स का यूज किया जाता है। यहाँ पर गुनिज्म का यूज किया हुआ है। आप मेडिवल टाइम्स में भी देखते थे कि पुराने समय में जानबूझ के ऐसी चीजों का यूज किया जाता था जिससे कि आपका मनोबल टूटे या फिर आपको ह्यूमिलिएट किया जाए या फिर आपको हमेशा याद रहे और इसको पता रहे कि बेटा तुम हो इंफीरियर और हम हैं सुपीरियर, और ये जो सुपीरियर और इंफीरियर के बीच का जो स्टेटस डिफरेंस है, दिस हैज टू बी मेंटेन्ड। तो इतने कंक्लूजन्स मुझे इस वीडियो से समझ में आते हैं। अब आगे के हिस्से में बात करते हैं कि भाई इसके डिफेंसेस में क्या क्या बात चल रही है और उन डिफेंसेस में क्या क्या अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आती है। सबसे पहला डिफेंस ये निकल कर आता है इन लोगों की तरफ से कि वो कह रहे हैं कि ये दोनों ही यादव हैं, पर एक ने अपनी जात जो है वो अग्निहोत्री बताई थी और दूसरे ने अपनी जात जो है वो तिवारी बताई थी। तो इन लोगों को इसलिए नहीं मारा गया कि ये कास्ट के कारण, कि इनकी कास्ट यादव है इसलिए मारा पीटा गया हो। वैसे तो ये वीडियो में बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि वो बोल ही रहे हैं कि तुमने ब्राह्मणों के गांव में आकर ऐसा करने की कोशिश करी है इसलिए ये तुम्हारी सजा है। पर फिर भी एक ये बात अभी निकल कर आ रही है कि भाई आपको इसलिए नहीं मारा गया कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, बल्कि आपको इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करी। तो मुझे एक चीज इस आर्ग्यूमेंट में ही बड़ी एक समस्या नजर आती है। वो ये है कि भाई अगर आप समझते हैं कि सारे काम हर कोई कर सकता है, यानी कि कथा वाचन का काम कोई भी कर सकता है, जैसे कि आजकल जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट या उस तरफ से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है प्रोग्रेसिव्स के द्वारा कि भाई ये सब किया जा सकता है, तो फिर ऐसे में आइडेंटिटी का तो कोई चक्कर ही नहीं रह गया। तो अब चाहे फिर वो बंदा आइडेंटिटी कुछ भी रखे, अगर वो हिंदू है और वो कुछ भी आइडेंटिटी रखता है, फिर वो चाहे यादव हो, चाहे वो अग्निहोत्री हो, चाहे वो तिवारी हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो दलित हो, तो वहां पर काम से है। आइडेंटिटी हैज नथिंग टू डू एज यू सेड योरसेल्फ। तो फिर चाहे वो आइडेंटिटी छुपाए, चाहे वो आइडेंटिटी बताए, उस काम में ऐसा कौन सा चेंज आ गया? तो एक तो यही इसमें अपने आप में एक पॉइंट है कि भाई आइडेंटिटी का जब लेना ही देना नहीं है, आप खुद कहते हैं कि आइडेंटिटी हैज नथिंग टू डू, तो फिर वो चाहे छुपाए चाहे बताए, उससे क्या लेना देना है ना। और ऐसा तो है नहीं कि उसके पूछने पर भी, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि उसने ऐसा कहीं पर कोशिश नहीं की है कि वो छुपा रहा हो। इसके अलावा वो बंदा अपने वीडियो में जो विक्टिम है वो ये भी क्लेम कर रहा है कि जिनने बुक किया था, पाठक बाबा और पप्पू बाबा, उनको पता था उनकी आइडेंटिटी।
पर बाकी लोगों को नहीं पता थी। तो ये एक आइडेंटिटी वाला जो डिफेंस दे रहे हैं कि आपने आइडेंटिटी छुपाई, ये अपने आप में ही बड़ी दिक्कत की बात है भाई, कि इसका मतलब है कि आप आइडेंटिटी जानना चाहते हैं। Why do you need to know the identity of that person? भाई वो व्यास बनकर आया है, वो कथा सुनाने आया है, उसके काम से लेना देना है या उसकी आइडेंटिटी से लेना देना है? तो ये कैसा हो गया कि तुम अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अच्छा काम करोगे तो मारेंगे, तुम अपनी आइडेंटिटी बता दो फिर अच्छा काम करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बड़ा ही एक मतलब सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी सा है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है चक्कर क्या है। एक और जो डिफेंस मैंने ट्विटर पर निकल कर आता हुआ देखा कि किसी व्यक्ति ने एक पुराने आरजेडी लीडर का बयान चला दिया कि भाई उस आरजेडी लीडर ने ये कहा था कि ये जो सारे ब्राह्मण हैं ये तो विदेशी हैं, ये तो बाहर से आए हुए हैं, एक भी ब्राह्मण भारत की धरती में जन्म नहीं लिया या भारत की धरती का होने वाला नहीं है। उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो फिर एक चीज तो चलो ठीक है कि भाई वो जो वीडियो है वो अपने आप में गलत है, पर इसे ये क्या ये कोई एक मतलब ये जो रिलेशन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि एक बार फलाने आरजेडी लीडर ने ऐसा कहा था इसलिए अब हम पंडित हम ब्राह्मण जो आपके साथ कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है क्योंकि तुम्हारी कम्युनिटी के किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा था। तो ये यार ये मतलब इसका कोई लिंकेज, इसका जो कोई प्रॉपर नेक्सस मुझे बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि मतलब तब किसी ने कहा था। भाई वो एक अलग पर्सन है, उसके एक अलग विचार हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी के विचार हैं, है ना। और ये जो लोग हैं ये भी उस विचार से वास्ता रखते हो, इसके बावजूद ये करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो मुझे एक मतलब ये लॉजिकल फैलेसी का केस लगता है। ये व्हाट अबाउटिज्म है कि भाई मतलब ऐसा होता है ना कि तुमने भी तो ऐसा किया था। मतलब आमतौर पर ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला क्रिटिसिज्म है कि या तो पर्सनल अटैक कर दो, इसको एड होमिनेम बोला जाता है, और एक फैलेसी होती है फैलेसी ऑफ व्हाट अबाउटिज्म कि देखो आजकल के सिस्टम में क्या है कि नो वन इज परफेक्ट, किसी ना किसी ने कभी ना कभी कुछ तो गलती करी ही होगी। और आगे मैं आपको बात करूंगा कि जितने भी ज्यादातर डिफेंसेस दिए जा रहे हैं वो इसी के इर्द गिर्द हैं कि आपने पहले फलानी गलती करी थी इसलिए अब हमारी इसी समय की ये वाली जो गलती है जस्टिफाइड है। ये यहाँ पर कहीं से जस्टिफाइड नहीं है, दोनों ही एक अलग अलग केसेस है। तब जो आरजेडी लीडर ने जो कहा उसको भी वहीं के वहीं स्पेसिफिकली कन्फ्रंट करने की जरूरत थी। और इस वक्त ये जो लोग ये जो घटना हुई है, ये जो ह्यूमिलिएशन की घटना हुई है, इसको भी यहीं के यहीं पर कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं है। यू कांट बी हैविंग अ नेक्सस बिटवीन बोथ ऑफ देम। मतलब एक इसमें एक कॉन्सोनेंस हो कि वो जो आरजेडी लीडर है उससे जो व्यास बनकर आए थे ये कोई वास्ता रखते हो या ये कोई मतलब रखते हो जस्ट बिकॉज कि वो भी यादव है और ये भी यादव है। इसके बाद एक और डिफेंस निकल कर आता है कि जिसमें ये कुछ लोग हैं जो ट्विटर में एक वीडियो चला रहे हैं कि एक यादव महिला है वो किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ भाग गई है और उसके बाद वो लौट कर आती है और वो उस मुस्लिम व्यक्ति पर आरोप लगाती है कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मुझे भगा कर ले गया, मुझे शादी का लालच दिया पर शादी करी नहीं। ये जो केस है ये टिपिकल केस है एड होमिनेम का, मतलब कि पर्सनल अटैक। भाई क्या लेना देना है यार, मतलब इन दोनों चीजों को कोई लेना देना ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉपर नेक्सस ही नहीं बैठता। वो एक अलग महिला है, ये एक अलग पुरुष है जिनको ह्यूमिलिएट कर रहे हो आप, और ये कैसे जस्टिफाइड है कि मतलब क्या ये कौन सी सजा है कि अगर किसी समाज के किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ गलत हरकत कर दी हो तो इसलिए उस समाज के दूसरे व्यक्तियों को आप जब चाहे अनचेक्ड तरीके से मार पीट सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो किसी टाइप का डिफेंस बैठता नहीं है, पर हाँ ट्विटर पर ये आ रहा है तो मुझे लगा कि ये जरूरी है डिस्कस करना। एक और बहुत टिपिकल टाइप की चीज जो मुझे यहाँ पर समझ में आई वो ये आई कि आप देखेंगे कि ये बहुत सारे लोग जो इसके डिफेंस में ट्वीट कर रहे हैं, इसमें एक चंदन शर्मा वगैरह के ट्वीट है, तो उस ट्वीट में एक चीज जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि वो कह रहे हैं कि आप जानबूझकर ये जो लिबरल्स हैं या फिर ये जो अम्बेडकरवादी हैं या ये जो समाजवादी या बसपाई ये हैं, ये जानबूझकर हिंदू धर्म से यादवों को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और इस तरीके से वो डिफेंड भी कर रहे हैं। अब ये ना बहुत एक टिपिकल केस है और इसके एनालिसिस से आपको एक बात समझ में आएगी, ये लोग डिलेमा में हैं आखिर में। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। दरअसल देखो क्या है, ये जो कंजर्वेटिव्स हैं ये अब भाई ये कास्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ये उनको भी कंजर्व रखना चाहते हैं, यानी कि कास्ट की प्योरिटी और पोल्यूशन वगैरह, ठीक है। पर इन्हीं कंजर्वेटिव लोगों पर आजकल जिम्मेदारी आ गई है भाई हिंदू एकता की। तो एक तरफ तो इनको वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो वाला कंजर्वेशन बनाए रखना है भैया, क्योंकि वो भी तो एक पुरानी चीज है, और दूसरी तरफ एक समस्या ये आ रही है कि अब इनको एकता भी दिखाना है। तो इसलिए ये ना बेचारे फंस गए हैं बीच में कि अब यार उसको डिफेंड करें कि भैया वहां पर वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जस्टिफाइड था, या अंदर से तो इनको वही लग रहा है कि जस्टिफाइड है, पर वो उसको डिफेंड नहीं कर सकते ना, क्योंकि इन्हीं लोगों के ऊपर दूसरी जिम्मेदारी है और दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एक तरफ तो आप यूनिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बेचारे ये जो स्यूडो प्रोग्रेसिव कंजर्वेट्स हैं, आजकल के जो कंजर्वेंट्स हैं,
ये इस डिलेमा में है कि भाई करें तो करें क्या। वो जो कास्ट वाली प्योरिटी पोल्यूशन है उसको कंजर्व करके रखें, या फिर ये जो हिंदू एकता है, जो ये जरूरी नया सिस्टम आ गया है, इसको कंजर्व करके रखें। इसी चक्कर में वो जानबूझ के क्या करेंगे कि वो अम्बेडकरवादी हो या किसी तीसरे को बना दो। वो यहाँ बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई जो हिंदुत्व की तरफ इन्फ्लुएंस्ड एक यादव है वो भी अम्बेडकरवादियों से चिढ़ेगा, और जो एक ब्राह्मण है वो भी चिढ़ेगा ही चिढ़ेगा। तो इसलिए जानबूझ के इसको ना ब्राह्मणों में डालो, ना इसको डालो किसी यादव के ऊपर, इसको उठा के डाल दो वो अम्बेडकरवादियों पे। और आपको एक चीज और जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वो जो अम्बेडकरवादी हैं वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई गैर हिंदू है, पर वो इस कैटेगरी से अलग हैं। मतलब उनको ये सब लोग विलन की तरह देखते हैं, जबकि हैं तो वो भी हिंदू। जो बात कर रहा है भाई कि क्या बोलते हैं हिंदू एक होने चाहिए, तो फिर वो चाहे कोई भी किसी भी टाइप का हिंदू हो, किसी भी टाइप के आइडिया से इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हिंदू हो, चाहे वो अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हिंदू हो, आपको सबके साथ बराबर ट्रीट करना चाहिए। पर आप वो एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये डिलेमा नहीं है, हम तो प्रोग्रेसिव हैं। ये लोग हैं जो ऐसी कोशिश कर रहे हैं, जो धर्म को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जातिगत वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जातिगत द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद एक और टाइप का डिफेंस जो मुझे दिखाई दिया कि एक व्यक्ति है राजू वाल्मीकि, वो एक ट्वीट कर रहे हैं एक आर्टिकल लगाते हुए, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि भाई काशी विश्वनाथ में जो पहला जल अभिषेक होता है वो यादव करते हैं। और इसके तहत राजू वाल्मीकि जी भी एकदम वही कर रहे हैं जो मैंने पिछले डिफेंस में डिस्कस किया था, कि वो कहते हैं कि अम्बेडकरवादियों की चाल है कि आप हमको अलग अलग करना चाहते हैं। यहाँ तो देखो भाई, ये तो केस है कि भैया काशी विश्वनाथ के मंदिर में सबसे पहला जलाभिषेक ही ये लोग करते हैं। तो यहाँ पर फिर वही है कि वो जानबूझ के फंसा दो फिर से किसको, अम्बेडकरवादियों को या अम्बेडकराइट्स को फंसा दो। वो बहुत अच्छा मोहरा है इनके लिए, हमेशा लेफ्टीज को फंसा दो, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हमेशा क्या कर दो कि विरोध तो उनकी तरफ से हो रहा है, कि वो जानबूझ के दिखाना चाहते हैं कि भाई ये जो विरोध है ना, ये यादवों के बीच से नहीं आ रहा है, या ये कंजर्वेटिव हिंदुओं के बीच से नहीं आ रहा है, ये तो ये लिबरल है, ये तो ये अम्बेडकराइट्स हैं जो विरोध कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ये विरोध हर जगह से निकल के आ रहा है। और ये फिर वही केस है भाई की अपील टू अथॉरिटी वाला एक ये लॉजिकल फैलेसी है कि मतलब एक तरफ तो भगवान की पूजा करने में हम यादवों को आगे कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक और डिफेंस देखा कि बहुत सारे ऐसे और भी वो निकल कर आए जिसमें वो यादव कथावाचकों की फोटो वगैरह लगाकर कह रहे हैं कि भाई इन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पर क्या हुआ। तो एक ये चीज निकल कर आती है कि अपील टू अथॉरिटी, कि भाई वहां पर तो हम करने दे रहे हैं, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। पर इसमें वही है, अंडरलाइन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई वहां पर जो लोग उनको सुन रहे हैं, तो उसका कारण भी है ना कि वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, उनको सारी प्रसिद्धि जो मिलनी चाहिए सो मिल चुकी है। तो इसके कारण अब उन पर कोई किसी प्रकार का कटाक्ष नहीं कर सकता, क्योंकि फिर दिक्कत होगी ना, फिर ब्राह्मण ही उसका विरोध करेंगे, क्योंकि वो भी उनको मान चुके हैं। पर यहाँ पे क्या है, ये लोग नए लोग हैं, ये लोग कमजोर लोग हैं। इससे एक चीज और समझ में आती है जो बड़ी मजेदार है। आपने ऐसा देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि इस देश में सिर्फ ब्राह्मण ही हैं जो बहुत फेमस कथावाचक हैं। इस देश में और भी कई लोग हैं जो बहुत सारे अच्छे अच्छे कथावाचक हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आसाराम बापू हुआ करता था, वो भी एक कथावाचक था और वो सिंधी था, वो कोई ब्राह्मण नहीं था। पर आप देखेंगे कि अगर वर्चस्व है उसके पास, अगर उसके पास ताकत है, तो फिर वो कोई भी रहा है। इवन यादवों के भी इन एग्जाम्पल दिए, तो अगर उसके पास वर्चस्व है, वो यादव है या कुछ भी है, वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करे, अगर ताकत वाला है, उसके साथ लोगों की भीड़ है, उसके साथ एक इन्फ्लुएंस है, उसका खुद का इन्फ्लुएंस है, तो आप देखोगे कि उसका कोई विरोध नहीं करेगा, बल्कि उसका तो यूज किया जाएगा अपने एजेंडा को सेट करने के लिए कि भाई ये देखो, हम तो इनको भी अच्छा मान रहे हैं, इनको भी बड़ा अच्छा मान रहे हैं। तो एक तो ये, पर जैसे ही अगर वो कोई कमजोर व्यक्ति है तो फिर उस पर हिट किया जाएगा। ये तो इसी केस से समझ में आ रहा है ना कि भाई देवकी नंदन ठाकुर है या फिर आसाराम थे, उस पर तो आप कुछ नहीं बोलते थे, पर यहाँ पर ये केस में ये लोग आम लोग हैं, किसी ब्राह्मण के गांव में गए हुए हैं, तो इनको वो चीज फेस करनी पड़ रही है। एक चीज और यहाँ पर समझ में आती है कि उस आर्टिकल में ही लिखा हुआ है कि यूनिक केस, ये जल अभिषेक का एक यूनिक केस है कि जहां पर यादव जल अभिषेक करते हो। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये अपने आप में ना एक कोई जनरल ट्रेंड नहीं है कि यादव कहीं का जल अभिषेक करते हो, और ये सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर में क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर में ही है। तो इससे एक चीज और क्लियर होती है कि और जगह इससे क्या सिद्ध होता है कि बाकी जगहों में जो यादव हैं वो नहीं कर रहे हैं, या फिर अन्य कास्ट के लोग ये सब काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि बाकी जगहों पर काशी विश्वनाथ को छोड़ के या अन्य ऐसे ही किसी यूनिक केसेस या किसी एक्सेप्शंस को छोड़कर और सब जगह पर ये वैसा ही चल रहा है कि ब्राह्मण ही कर रहे हैं। तो ये तो खुद में एक प्रॉब्लम है कि भाई तुमने एक कहीं केस दिखा दिया, जो चीज बड़ी नॉर्मल होनी चाहिए कि किसी भी कास्ट का व्यक्ति वहां पर जल अभिषेक कर सकता है, वो चीज बड़ी यूनिक है,
और इसकी यूनिकनेस में प्राइड ले रहे हो। अरे भाई इसकी यूनिकनेस, इसकी जो इतना छोटा सा है कि भाई बहुत थोड़े से लोग ऐसा कर पा रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो अच्छी बात हुई ही नहीं कि सिर्फ एक मंदिर में एक यादव व्यक्ति को जल अभिषेक करने की अनुमति है। इतने सारे मंदिरों का क्या, बाकी मंदिरों का क्या? तो ये खुद भी डिफेंस अपने आप में बड़ा समस्या का है। एक और बहुत ही पेक्यूलियर टाइप का मतलब डिफेंस सामने निकल कर नजर आया, या अपोजिशन कह लीजिए, ये वाला डिफेंस नहीं है पर वो है डिफेंसिव साइड में, पर फिर भी वो अपोजिशन ही समझ लीजिए। एक व्यक्ति है जो ना मनुस्मृति को कोट करते हुए बोल रहा है, ब्राह्मणों का विरोध में बोल रहा है, और वो कहता है कि भैया आप होते कौन हैं इस प्रकार से यादवों को रोकने वाले, जब मनुस्मृति ही कहती है कि ब्रह्म इति जानति यस्य सह ब्राह्मणा। और दूसरी बात वो कोट करते हैं मनुस्मृति से कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, कि जन्म होते समय तो वो व्यक्ति शूद्र होता है, पर जब कर्म अच्छे हो तो वो ऊंचे स्तर पर जा सकता है। और व्हाट ही इज कोटिंग मनुस्मृति। तो आप देखिए मनुस्मृति में बहुत सारी दिक्कतें हैं। मनुस्मृति को गलत नहीं मान रहे हैं, वो मनुस्मृति के थ्रू ये चीज ऑथोराइज कराना चाह रहे हैं कि भाई ये चीज गलत है। एक और डिफेंस जो मुझे देखने को मिला वो ये कि एक व्यक्ति पूरा ट्वीट करता है कि कैसे यादव जो है, उसने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें कुछ एक पासवान महिला है वो कहती है कि हमारे मैरिज प्रोसेशन में कुछ यादव लोग आ गए और वो कह रहे हैं कि भाई यादवों का गाना बजाओ ताकि हम भी तुम्हारे साथ नाची, ये तो तुम गलत कर रहे हो। तो फिर उसमें वो कहते हैं कि यादव जो है वो लालू के काल में या फिर अखिलेश यादव के काल में ऐसी बहुत सारी गलत चीजें कर रहे थे, या फिर यादव तो दलितों का उत्पीड़न करते हैं। तो यार एक चीज सही है कि हाँ ऐसा हो रहा है कि ये जो कास्ट सिस्टम है ना, ये सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ग्रुप, ऊपर वाला जो ग्रुप है चलो वो तो है ही उसका जनक, और वो तो जो गलत कर रहा है कर ही रहा है, पर इवन जो बीच वाले लोग हैं, जो नीचे वाले लोग हैं ना, वो भी अपने बीच में एक इन ग्रुपिंग डेवलप कर चुके हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप वो आर्टिकल 15 का एक सीन देखे होंगे। कौन है मोहन जी? सर मोहन जी हैं। मुझे जाते हैं ब्राह्मण है सर। और ये जो लड़के हैं ये किस जाति के? ये शेड्यूल कास्ट है सर। ब्रह्मदत्त की क्या जाति है? ठाकुर है सर। मेरे ठाकुर क्या होते हैं? मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे क्या होते हैं? क्षत्रिय होते हैं। फिर तुम क्या हो? हम जाट हैं। पहले नॉर्मल थे अब ओबीसी है। ओबीसी हो गया तुम्हारा तो आंदोलन क्या कर रहे हो? हम थोड़े आंदोलन कर रहे हैं, वो तो हरियाणा वाला कर रहे हैं ना। सब हरियाणा के जाट अभी भी नॉर्मल है सर। जाटव जी आप दलित है ना? जी सर। मतलब लड़कों की और आपकी सेम जाती है? नहीं सर, मैं चमार हूँ, ये पासी हैं। हम लोग इनसे काफ़ी ऊपर आते हैं सर SC ST में। हमारे इनसे कोई लेना देना, इनका छो तुम खाते भी नहीं है सर। जैसे मैं आपका छो नहीं खा सकता। जी सर ठीक है। तुम क्या हो? मैं कास्ट हूँ सर। कास्ट क्या होते हैं सर? हम डिफरेंट होते हैं, हम लोग 4 वर्णों में नहीं आते। मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण है सर। मतलब मैं और मोहन जी सिंह। अरे नहीं सर, वो काले कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं। आप सारी पढ़िए। वो तो कोई और है। तो इस सीन में आप देख सकते हैं कि मतलब वो आप एक ही कास्ट के लोग हैं, मतलब वो ऊपर नीचे बताने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को। भैया हम तो चौधरी हैं, ये तो पासी हैं, ये हमसे थोड़े नीचे वाले हैं। तो समझ रहे हो, मतलब विद इन द कास्ट भी ये डिफरेंस चालू हो गया है। और इवन जो मतलब गैर सवर्ण है, मतलब इस कास्ट सिस्टम में जो गैर सवर्ण है ना, वो भी आपस में एक डिफरेंस बना चुके हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि यादव भी जो है ना, वो किसी दलित से शादी नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई दलित भी है ना, वो कोई बाहर शादी नहीं कर रहा है। जाटव अपने ही ग्रुप में शादियां कर रहे हैं, चौधरी अपने ही ग्रुप में शादी कर रहे हैं, कोल अपने ही ग्रुप में शादी कर रहे हैं। तो ये इन ग्रुपिंग जो है ना, मतलब इंटर ग्रुप में जो ट्रांजैक्शन है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सवर्णों और गैर सवर्णों के बीच में बंद हो। इवन गैर सवर्णों ने भी आपस में एक अपना हायरार्की कास्ट कर रखी कि भैया हम अच्छे वाले गैर सवर्ण हैं, तुम बेकार वाले गैर सवर्ण हो, तुम तो पासवान वाले गैर सवर्ण हो, हम तो यादव वाले गैर सवर्ण हैं। तो ये गैर सवर्ण लोगों ने, मतलब इससे ज्यादा क्या विडंबना हो सकती है यार, कि जो लोगों ने इसको शुरू किया, चलो वो उन लोगों ने तो मजे ले लिए, पर ये चीज इतने अंदर तक घुस सकी है कि ये जो गैर सवर्ण है, ये खुद इवन ये तक अपने आपस में अपने बीच में एक ये डिफरेंस क्रिएट कर बैठे हैं कि भाई, जबकि इनको तो यूनाइट होना चाहिए। असल में तो अगर देखा जाए तो कॉमनली इनको जो प्रताड़ित किया गया है इतने समय से, या जो ऑपरेशन, जो कुछ भी दिक्कत हो रही है उसमें तो वही पर्टिकुलर लोग इन्वॉल्व है। पर आप तो क्या कर रहे हो, आप खुद मतलब जो ऑपरेस्ड है ना, वो भी कहीं ऑपरेसर है। जैसे ये जो यादव है, ये ब्राह्मणों के द्वारा ऑपरेस किए जा रहे हैं, पर जब बात दलित किया जाए तो ये ऑपरेस्ड लोग ऑपरेसर बन जाते हैं। ये मेरे थे एनालिसिस, और यार मैं हंस के बात कर रहा हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं डिसेंसिटाइज करना चाहता हूँ। ये बहुत गलत हुआ है। मैं यही चाहता हूँ कि इस केस में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे उनको ऐसी कार्रवाई, उनको ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि एक मिसाल बने कि भाई ये सब चीज का समय नहीं है अब। ये वीडियो जो है जो मुझे जात के मुद्दे पर बनाना पड़ रहा है ना, काश एक दिन ऐसा देश में आए कि हम ना ये जात के मुद्दे पर चर्चा ही ना करना पड़े।
मतलब मुझे ये तक ना बोलना पड़े कि जात के मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मतलब ये भी तो चर्चा ही हुई ना, चर्चा ना करने की चर्चा भी तो एक चर्चा ही है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दौर आए कि हमको चर्चा ना करने की भी चर्चा ना करनी पड़े, और चर्चा ना करने की चर्चा ना करने की चर्चा भी ना करनी पड़े। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।